हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए स्वागत करती हूं मैं आपका आज की इस क्लास में और आज एक और नए सेट के साथ आपके साथ हाजिर हूं मैं, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हम पीवाई क्यूज जो हैं इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं। पिछले बहुत दिनों से हम 20 क्वेश्चंस पीवाई क्यूज जो हैं वो लगा रहे हैं। जो एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं हर क्लास में आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आज की क्लास में भी 20 जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं या पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। और क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी क्लास को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपकी कोई क्वेरी या आपका कोई सजेशन रहता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या पूछ सकते हो। चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। तो क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल था जो अपने उत्कृष्ट जल प्रबंधन और जलाशयों जो वाटर रिजर्वेशन रिजर्वोर्स थे, ठीक है, उनके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऐसा जगह थी या स्थल था जो अपने उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए और जलाशयों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो वो स्थान था धौलावीरा। ठीक है, कौन सा स्थान था? धौलावीरा स्थान था। और धौलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है? ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये लोकेटेड है। तो ये आपने याद रखना है कि धौलावीरा जो है वो अपने उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए और जलाशयों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार या ग्रेट पाथ कहाँ पर मिले हैं, तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, तो ये सभी आपने क्वेश्चंस याद रखने हैं। पिछले क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को भी जाकर जरूर देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन वाली सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धन वंश जो है उसके शासक हर्षवर्धन जो थे, उनके दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। अच्छा, यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि एग्जामिनर आपसे सीधे भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि हर्षचरित की रचना किसने की थी। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए घुमा फिरा के पूछा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, हर्षचरित लेकिन क्वेश्चन से ही आपके मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि हर्षचरित की रचना करने वाले जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। ठीक है, या आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी। ठीक है, तो वर्धन वंश के जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि ने हर्षचरित की रचना जो थी वो की थी। ठीक है, तो वो थे बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट जो थे उन्होंने हर्षचरित की रचना जो थी वो की थी। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दिल्ली सल्तनत में आपको पता है 5 जो वंश हुए हैं। ठीक है, तो उसमें जो है गुलाम वंश था। ठीक है, उसके बाद खिलजी था। ठीक है, उसके बाद तुगलक था। उसके बाद तुगलक के बाद लोधी वंश था। ठीक है, तो ये 5 वंश जो थे, ये पांचों वंश बहुत ज्यादा जो थे वो मतलब कि इन्होंने शासन किया था दिल्ली की सल्तनत के ऊपर। तो एकमात्र उनमें मुस्लिम शासिका जो थी वो हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मुस्लिम नहीं लिखा गया है लेकिन ये मुस्लिम शासिका थी। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी। तो पहली और अंतिम जो मुस्लिम शासिका हुई है वो रजिया सुल्तान हुई है। 1236 से लेकर 1240 तक इसका शासनकाल रहा था। 1240 में इसको जो था वो डाकुओं के द्वारा जो था वो मरवा दिया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासन किया था। इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन जो है वो इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान जो थी एकमात्र पहली और अंतिम जो मुस्लिम शासिका जो थी वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज करने वाली थी, जिसने 4 सालों तक लगभग जो था वो दिल्ली सल्तनत की जो राज सिंहासन था उसको संभाला था। ठीक है, तो 1236 से लेकर 1240 तक का इसका जो था वो शासनकाल था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रसिद्ध भक्ति संत कबीरदास जो थे, उनके उपदेशों और विचारों का जो संग्रह था, मुख्य रूप से किस ग्रंथ में संकलित है? तो कबीरदास की आपसे सीधा पूछा गया है कि कबीरदास की रचनाएं किसमें संकलित हैं, तो वो बीजक में है, ठीक है। बीजक में कबीरदास की रचनाएं जो है वो संकलित हैं। सूरदास की है, बीजक जो है वो कबीरदास की है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, रामचरितमानस जो है वो एक हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि बीजक जो है वो उसमें कबीरदास की प्रमुख रचनाएं जो है वो संग्रहित हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद का ऐतिहासिक भाषण जो था वो दिया था, ठीक है। तो 1893 में जो हुआ था, 1893, ठीक है। 1893 में जो अमेरिका में शिकागो जो विश्व धर्म संसद हुआ था, उसमें जो था वो स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। ये अमेरिका में था, ठीक है। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की तरफ से मतलब कि भारत की तरफ से ये भाषण जो था वो दिया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में था, विश्व धर्म संसद थी, ठीक है। 1893 में जो था वो इन्होंने भाषण दिया था वहां पर, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उस किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो था वो प्रसारित किया गया था, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड लिटन थे, इन्होंने एक प्रेस एक्ट पास किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। यहाँ पर क्या किया कि भारतीय भाषाओं में जितने भी समाचार पत्र छपते थे, उनकी उनके ऊपर रोक लगा दी गई, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं अखबार में छाप सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो थे वो सिर्फ जो थे वो भारतीय भाषाओं वाले ही जो अखबार थे, न्यूज़पेपर थे, उनको बैन किया गया था। बाकी जो अंग्रेजी भाषा में थे या जो अंग्रेजी अखबारें होती थी, उनको पूरी तरह से इससे बाहर जो था वो रखा गया था, ठीक है। तो जो भी मतलब कि भारतीय भाषाओं में थे, उनमें क्रांतिकारी कोई भी मतलब उपदेश या भाषण जो था वो नहीं छप सकता था, मतलब उनकी स्वतंत्रता जो थी पूरी तरह से जो थी वो समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 में जो था वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो था वो ये पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो परपटी है और क्रोड है, उसके बीच मध्यवर्ती परत को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है, मैं बहुत बार इस टॉपिक को पढ़ा चुकी हूँ कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है, सबसे ऊपर वाली परत जो रहती है वो रहती है ये है हमारी अर्थ, ठीक है। इसकी 3 परतें मुख्यतः रहती हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली परत है ये, ठीक है, इसको कहा जाता है क्रस्ट, ठीक है। इसको कहा जाता है पर्पटी, भूपर्पटी इसको कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो परत आती है ये वाली, ठीक है, इसको कहा जाता है मेंटल, ठीक है। मेंटल इसको कहा जाता है और जो लास्ट में परत बचती है इसको जो है वो क्रोड कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों परतों के नाम आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहली आती है क्रस्ट, उसके बाद भी कोर और उसके बाद सॉरी इसके बाद नंबर 2 वाली जो है वो मेंटल है, ठीक है। मेंटल इसको परत को कहा जाता है और तीसरे नंबर वाली कोर, ठीक है। सीएमसी जो है वो आप याद रख सकते हो, पृथ्वी की परतों को याद करने का ट्रिक जो है वो आप याद रख सकते हो, सीएमसी, ठीक है। कि कोर सॉरी क्रस्ट और मेंटल और फिर उसके बाद कोर, ठीक है। तो ये तीनों ही परतें जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है, तो सबसे आंतरिक परत क्रोड है और सबसे बाहरी परत जो है वो क्रस्ट है और सबसे मध्यवर्ती जो परत है उसको मेंटल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेनी है, पृथ्वी की 3 परतें हैं, मुख्य रूप से तीनों ही आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों जो हैं उनको किस और नाम से जाना जाता है, किस नाम से उनको जाना जाता है? तो उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदानों को जाना जाता है प्रेयरीज के नाम से, ठीक है। प्रेयरीज उनको कहा जाता है, प्रेयरी उनको कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ये कौन से अमेरिका के हैं? उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। तो टेम्परेट ये ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। इनका नाम आपने याद रखना है, इनको प्रेयरीज जो है कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है सौरमंडल। सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपने चारों ओर स्पष्ट एवं सुंदर वलयों के लिए जाना जाता है? तो सुंदर जो एक तरह से ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए कौन सा जो ग्रह है वो जाना जाता है? तो शनि ग्रह जो है उसके चारों तरफ जो है सुंदर जो है वो एक तरह से वलय हैं या रिंग्स हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो शनि ग्रह है, सैटर्न जो है, इसके चारों तरफ जो है वो सुंदर-सुंदर वलय जो हैं वो पाए या रिंग्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो सौरमंडल का ये शनि ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह वैसे सौरमंडल का बृहस्पति है, जुपिटर है। उसके बाद सैटर्न आता है, दूसरे नंबर पर ये सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये भी आपने फैक्ट जो है वो याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं, उनका मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट एवं अंडमान निकोबार में ये पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, वहां पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विश्व में कॉफी या कहलवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये अगर विश्व में पूछा गया है तो विश्व का ब्राजील ऐसा देश है जो है वो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। अगर आपसे भारत का पूछा जाता है तो भारत का जो है वो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य जो है, सॉरी, वो कर्नाटका है, ठीक है। कर्नाटक जो है वो भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पर कॉफी का जो उत्पादक है वो उत्पादन जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो आपने ये दोनों ही याद रखने हैं। विश्व में जो ब्राजील है वहां पर कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा ये बड़ा उत्पादक देश है, और अगर भारत में पूछा जाता है तो कर्नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि महासागरों में नियमित रूप से उठने वाला ज्वार-भाटा जो टाइड्स रहते हैं, उनके मुख्य रूप से किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं? तो ये जो हैं वो आते हैं सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो ज्वार और भाटा यानी कि टाइड्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं। महासागरों में टाइड्स जो आते हैं वो चंद्रमा और सूर्य की वजह से आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। भाग नंबर 4 में जो है वो हमारे डीपीएसपी हैं, यानी कि डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ठीक है। और जो हमारा भाग 4 ए है उसमें मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बार बार आपसे पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कौन से भाग में है, तो भाग आपने 3 जो है वो याद रखना है। आर्टिकल आप अगर आपसे पूछे जाते हैं तो 12 से लेकर 35 तक जो है वो हमारे मौलिक अधिकार जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारतीय संसद में धन विधेयक जो मनी बिल है केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, ठीक है। धन विधेयक मनी बिल जो है वो ओनली और ओनली प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, जो कि निम्न सदन है, ठीक है, और एक तरह से अस्थायी सदन है ये, ठीक है। तो लोकसभा जो है उसमें मनी बिल जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा आयु कितनी है? तो जो अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 इयर्स की आपकी एज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको कल हमने पढ़ा था पिछले लास्ट क्लास में कि लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए जो है वो 25 एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मिनिमम 25। और अगर आपको राज्यसभा जो उच्च सदन कहा जाता है, अपर जो हाउस कहा जाता है, तो अगर आपको उसका सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको 30 इयर्स की जो आपकी एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जो मिनिमम एज रखी गई है वो 30 ईयर जो है वो रखी गई है, ठीक है। तो ये आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है कि भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? ये मैं आपको बहुत बार ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और पूछा जा सकता है आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है वो कब सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। तो हमारी जो संविधान सभा थी उसके द्वारा जो था वो संविधान बनकर लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट कर दिया गया था। तो ये जो था वो मतलब अंगीकृत किया गया था, जो अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा, इसको जो था वो वापस मतलब सौंपा गया था। तो ये किया गया था। उम, तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत जो था वो कर दिया गया था।
तो उसकी वजह से 26 नवंबर को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान जो है वो लागू कब किया गया था पूर्ण रूप से, तो वो उसको किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेने हैं दोनों फैक्ट जो है वो कई एस्पिरेंट्स जो है वो बड़े ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो था वो संविधान को अंगीकृत जो था वो कर दिया गया था, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे इसलिए या गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो था वो संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक, ठीक है, जो गार्डियन है या प्रोटेक्टर है, ठीक है, उसके रूप में किसे जाना जाता है। तो जो भारतीय नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं उनके, उनका उनका जो संरक्षक या गार्डियन जो है या प्रोटेक्टर जो है उसको किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। जो न्यायपालिका है उसको जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि सामाजिक विज्ञान में की शिक्षण प्रक्रिया में विचार मंथन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये जो है पेडागोगी का क्वेश्चन है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो एसएसटी के शिक्षण में, एसएसटी की टीचिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उसका मोटिव है, क्यों ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो एक विचार मंथन है बच्चों को क्यों दिया जाता है, इसलिए ताकि बच्चों में जो विद्यार्थी हैं उनमें नए एवं सृजनात्मक विचारों का उत्पादन हो सके, ठीक है। तो नए एवं सृजनात्मक विचारों का जो उत्पादन है वो बच्चों में करना, ठीक है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो कहलाता है, ठीक है। उसका मेन मोटिव यही रहता है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण जो है, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसके बाद कौन सा शैक्षणिक कदम जो है वो उठाना आवश्यक होता है, ठीक है। तो वो उपचारात्मक शिक्षण जो है वो रेमेडियल टीचिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर बच्चे की कमियों का पता लग जाता है, बच्चे की प्रोग्रेस कहाँ पे रुक रही है, इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है, तो फिर बच्चे को रिमेडियल टीचिंग जो है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बच्चे की उन चीज़ों को जो है वो हल करना या उन चीज़ों का उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से एक डॉक्टर जो है वो बीमारी को डायग्नोस करके उसके बाद उसको किसी भी पेशेंट को दवाइयाँ देता है, उसी प्रकार से एक टीचर जो है वो पहले बच्चे को डायग्नोस्टिक उनके टेस्ट लेता है, उसके बाद जो है वो बच्चे की रेमेडियल टीचिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। तो उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद जो है वो बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन की कक्षा में प्रश्न पूछने की जो कला है, क्वेश्चनिंग जो एक आर्ट है, उसका मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य यही है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना और जिज्ञासा को बढ़ावा देना, ठीक है? आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी, यहाँ पे तो सिर्फ एसएसटी की बात हो रही है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप बीएड के दौरान माइक्रो टीचिंग करते हैं तो किस प्रकार से एक बच्चे को जो है वो टॉपिक के ऊपर लाया जाता है, बच्चे से पहले जो है वो क्वेश्चन छोटे-छोटे पूछे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद बच्चे को जो है वो उस टॉपिक पर पहुँचाया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है वो सक्रिय हो सके, बच्चों में जो मतलब उस चीज़ के बारे में बच्चों का नॉलेज पता चल सके, ठीक है? और उनकी जो एक क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ावा मिल सके। इसलिए ये जो है वो बच्चे से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है? इसलिए बच्चे से जो एक टॉपिक पढ़ाते टाइम जो है वो बच्चे से क्वेश्चन पूछना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो ये जो प्रश्न पूछने की कला है उसका मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य यही है, एजुकेशनल ऑब्जेक्ट यही है कि बच्चे में जो है वो मतलब कि बच्चा जो है वो एक्टिव होकर जो है वो क्लास में पढ़ सके और उसमें क्यूरियोसिटी बच्चे की जो है वो बढ़ सके उस टॉपिक को लेकर, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नोन रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह से चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। बाकी क्लास को आप शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।